हेलो दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आज का कार्यक्रम बच्चों की दुनिया में आए हैं आर्यमन विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की कक्षा 12वीं की छात्राएं। मैं हूं मृदुला जोशी, मेरे साथ हैं केया सती, सान्या गांधी और वाचिका कौल। हेलो केया, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। क्या तुम जानती हो हमारे विद्यालय में संविधान दिवस की तैयारियां हो रही हैं? अच्छा, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? बच्चे कोलाज, पोस्टर, भाषण और गीत के माध्यम से संविधान संबंधित विविध जानकारियों का प्रसार कर रहे हैं। मृदुला, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश के लिए संविधान बनाना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। संविधान सभा के सामने कई विवादास्पद मुद्दे थे, जैसे भाषा का प्रश्न, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, दलितों, आदिवासी एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं कई अन्य मुद्दे। मुझे लगता है तुमने केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का मुद्दा तो छोड़ ही दिया। अरे हाँ, इससे मुझे याद आता है कि हमारे राज्य की शक्तियों को लेकर हमारी सभा में काफी वाद विवाद हुआ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सदैव ही शक्तिशाली केंद्र के समर्थक रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्लभ केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। पर कुछ नेता जैसे के संथानम और रामास्वामी मुदालियर राज्य सरकारों के पक्ष में थे। सान्या, क्या तुम जानती हो कि के संथानम राज्य सरकार के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। उनका मानना था कि अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो सकता है। राज्य के मामले में संथानम मानते थे कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उन्हें पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भूराजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। यदि पैसा नहीं होगा तो राज्य में परियोजनाएं कैसे चलेंगी? वो चाहते थे कि संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया जाए और एकल व्यवस्था को अपनाया जाए। वो यह भी मानते थे कि शक्तियों का प्रस्तावित वितरण हमारे भविष्य को अंधकार में डाल देगा और कुछ समय बाद राज्य ही केंद्र के विरुद्ध खड़े ही हो जाएंगे। सच में हमारे नेताओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों का संविधान दिवस का कार्यक्रम सफल रहे। धन्यवाद सान्या। और अब हम देखते हैं कि वाचिका कौल हमारे बीच क्या लाई है। नमस्कार, मेरा नाम है वाचिका कौल और मैं आर्यमन विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने हमारे देश के संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में संविधान सभा बनाने का विचार प्रस्तुत किया था और 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी यह विचार आगे रखा। भारत के संविधान का दूसरा नाम उधार का थैला भी है, क्योंकि हमारे संविधान में विभिन्न बातें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। भारत का संविधान ना तो मुद्रित है और ना ही टंकित। इसे प्रेम बिहारी और नरेन रायजादा ने अपने हाथों से सुलेखित किया है। शांति निकेतन के कलाकार जैसे ब्योहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के हर पृष्ठ को आभूषित किया है। भारत का संविधान 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है, जिस कारण इसे दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम के डब्बों में संजोई गई है। भारत के संविधान को 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। भारत के संविधान में 470 आर्टिकल हैं, जिन्हें 25 भागों में, 12 सूचियों में और 5 परिशिष्टों में बांटा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के पिता और मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का सारांश माना जाता है। इस आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का जिक्र हुआ है। 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें भारत के संविधान का महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
भारत के संविधान का तीसरा भाग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1915 में प्रचलित अधिकारों के घोषणा पत्र को कहा जाता है। यह पहला दस्तावेज है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपने इस विषय पर बातचीत यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद वाचिका। अब हमारे साथ है हमारी इतिहास की अध्यापिका श्रीमती बीना जोशी हर्षिता, और वो अपनी एक लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। धन्यवाद मृदुला, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप लोग दे रहे हो। मैं संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और शुभकामनाओं में मैं एक कविता के रूप में कहूँगी। शोषण की कथा पुरानी, क्यों असहाय रहें चुपचाप, इतिहास बन गए रजवाड़े, आओ प्रारंभ करें नए रिवाज। शोषण की कथा पुरानी, क्यों असहाय रहें चुपचाप, इतिहास बन गए रजवाड़े, आओ प्रारंभ करें नए रिवाज। हो सम्मान समानता का, बंधुत्व वायु में घुला रहे, स्वतंत्र रहे जनमानस, करने को पूर्ण विकास। हो सम्मान समानता का, बंधुत्व वायु में घुला रहे, स्वतंत्र रहे जनमानस, करने को पूर्ण विकास। निश्चिंत घर से निकल सके किसी समय बेटा हो या बेटी, डरते हो केवल अपराधी और भयमुक्त हो समाज। निश्चिंत घर से निकल सकें किसी समय बेटा हो या बेटी, डरते हो केवल अपराधी और भयमुक्त हो समाज। प्रजातंत्र है तभी सफल, सच्चे अर्थों में तभी होगा स्थापित संविधान का राज। प्रजातंत्र है तभी सफल, सच्चे अर्थों में तभी होगा स्थापित संविधान का राज। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। दोस्तों, आप सुन रहे थे बिरला स्कूल की प्रस्तुति। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा। हेलो हल्द्वानी का यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी के नाम से। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।